स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है स्मरण शक्ति की कमी कारण और निवारण। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्मरण शक्ति की कमी की शिकायत वृद्ध ही नहीं, युवा व्यक्ति भी करते पाए जाते हैं। इस कमी से वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने से लेकर व्यावसायिक तथा दैनिक काम काजों में बड़ी अड़चन अनुभव करते हैं। बहुधा इसे कोई रोग मान लिया जाता है और उसके निवारण के लिए तरह तरह के औषध उपचारों तथा पुष्टि सेवन का सिलसिला चलता है। उपचार करने से पूर्व विस्मृति का कारण जानने की आवश्यकता है। साथ ही यह समझना भी उपयोगी है कि मस्तिष्क में स्मृति को संग्रह करने वाली, सुरक्षित रखने वाली संरचना कैसी है। मोटर की मशीन और उसके चलाने की विधि ठीक तरह समझ ली जाए तो उसके संचालन में जो व्यवधान आते हैं उनमें से अधिकांश का निवारण सहज ही हो जाता है। स्मरण शक्ति प्रायः अपने स्थान पर यथावत रहती है। बचपन के प्रारंभिक और वृद्धावस्था के अंतिम दिनों को छोड़कर शेष प्रौढ़ परिपक्वावस्था में स्मृति का स्तर प्रायः समान ही रहता है। हमें स्मरण रखने की प्रक्रिया में अंतर पड़ जाने से उसकी मात्रा घट बढ़ जाने का भ्रम होने लगता है। यदि स्मरण रखने की पद्धति का ज्ञान हो और स्मरण तंत्र की संरचना ध्यान में रखते हुए तदनुरूप घटनाओं को स्मरण रखने की विधि व्यवस्था बना ली जाए तो फिर स्मृति की उतनी शिकायत न रहे जैसी आमतौर से रहती है। यूं हर मनुष्य में दूसरों की अपेक्षा कुछ न कुछ तो न्यूनाधिकता हर बात में रहती ही है। समझा जाता है कि बचपन में स्मरण शक्ति तीव्र होती है और पीछे आयु बढ़ने के साथ साथ मंद होती जाती है, पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। छोटी आयु में मस्तिष्क के ऊपर बोझ कम रहता है, विचारणीय प्रश्न कम रहते हैं, घटनाएं, संवेदनाएं और समस्याएं भी उन दिनों थोड़ी ही रहती हैं। फलतः बोझ कम रहता है और जो सोचना याद रखना है वह आसानी से निपट जाता है। बड़े होने के साथ साथ कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता है। साथ ही स्मरण रखने, निष्कर्ष निकालने एवं निर्णय करने का भार भी बढ़ जाता है। ऐसी दशा में बहुत काम करते रहने पर भी कुछ अधूरापन रह जाना अप्रत्याशित नहीं। जो कुछ सही रीति से पूरा हो गया उसकी ओर तो ध्यान दिया नहीं गया, पर जो कमी रह गई उसी को मस्तिष्क की कमजोरी या स्मरण शक्ति की कमी मान लिया गया। ऐसे ही प्रसंगों को लेकर दिमागी शक्ति घट जाने की बात सोच ली जाती है और चिंता होने लगती है, जबकि वस्तुतः वैसा कुछ होता नहीं। विस्मृति का बहुत बड़ा कारण है उपेक्षा। जिस वस्तु, बात या संदर्भ में अन्य मनस्कता होती है वहां उथला ध्यान दिया जाता है और स्मृति की परतों पर अंकन बहुत ही हल्का धुंधला हो पाता है। उसके मिटने में देर नहीं लगती। स्कूली छात्रों को पाठ याद करने की शिकायत रहती है, पर वे ही किसी देखी हुई फिल्म का पूरा कथानक भली प्रकार सुना देते हैं और साथ ही उसके गीत भी याद रखते हैं। दादी अपनी पोती का नाम बार बार भूल जाती है, पर अपने पति या ससुर की श्राद्ध तिथि नहीं भूलती। व्रत उपवास की तिथियां भी विस्मरण नहीं होती। युवक अपने पिता को पत्र लिखने की बात भूल जाते हैं, पर प्रेमिका को नियमित रूप से लिखते रहते हैं। सामान्य प्रसंगों में तारीखें याद नहीं रहती, पर वेतन पाने की तारीखें भूलने में कदाचित ही किसी से कभी भूल होती होगी। भुलक्कड़पन वस्तुतः कोई रोग नहीं, वरन आदत है जो दिलचस्पी की कमी वाले क्षेत्रों को ही प्रभावित करती है। नोटबुक को साथी बना लेने, उसमें करने योग्य आवश्यक काम नोट करते रहने और उन पृष्ठों को सामने खुला रखने तथा बार बार पलटते रहने से सभी महत्वपूर्ण बातें याद रखी जा सकती हैं और सभी आवश्यक काम निपटते रह सकते हैं। भगवान ने स्मृति की तरह विस्मृति को भी एक वरदान की तरह सृजा है। उपयोगी बातें याद रखें, जो आवश्यकता के समय सहायक बने, यह उत्तम है।
इसी प्रकार यह भी ठीक है कि द्वेष, दुर्भाव और शोक संताप की कटु स्मृतियां धुंधली होते होते विस्मरण स्तर तक जा पहुँचें। क्रोध, हानि, वियोग आदि की स्थिति में मन जितना उद्विग्न होता है, यदि उतना ही संताप बना रहे तो जीवन कठिन हो जाए। एक बार जिनके साथ झगड़ा हो जाए, फिर कभी सद्भाव बन ही न सके। मस्तिष्क में करोड़ों ग्रंथों के समा सकने जितना स्मृति क्षेत्र है, पर क्षण क्षण में जो विविध जानकारियां मस्तिष्क को मिलती रहती हैं, उनका विस्तार तो स्मृति क्षेत्र की में तुलना बहुत अधिक है। ऐसी दशा में पुरानों को हटाकर ही नयों के लिए जगह मिल सकती है। रेलवे स्टेशनों के मुसाफिर खानों में बैठे यात्री यदि वहां जम बैठें तो नए आगंतुकों को जगह कहाँ मिलेगी। उन्नीदे झपकी लेते हुए मनुष्य किसी संभाषण को कानों से सुनते हुए भी उसका थोड़ा बहुत अंश समझ पाते हैं। दत्तचित्त होकर सावधानी एवं दिलचस्पी के साथ कोई बात सुनी जाए तो वह न केवल भली प्रकार समझ में ही आ जाएगी, वरन चिरकाल तक स्मरण भी बनी रहेगी और छाप भी छोड़ेगी। समझाने के ढंग या स्तर की जितनी महत्ता है, उससे भी अधिक सुनने वालों की दिलचस्पी और सावधानी पर ज्ञानवर्धन की सफलता बहुत कुछ निर्भर रहती है। शरीर किस स्थिति में है, इसका भी मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। आराम कुर्सी पर शिथिल शरीरावस्था में पड़े पड़े अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह सोचा जा सकता है। कल्पना की उड़ानें उस स्थिति में अधिक दूर तक और सही दिशा में चलती हैं। पढ़ने के लिए मुस्तैदी से बैठना उत्तम है। चलते फिरते जो कुछ सोचा या पढ़ा जाएगा, वह सब आधा अधूरा ही रहेगा। स्मृति और मस्तिष्क का तारतम्य समझने के लिए हमें यह भी जानना चाहिए कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मस्तिष्क को अनेक प्रकार की जानकारियां हर घड़ी प्राप्त होती रहती हैं। इनमें अधिकांश वे होती हैं जो स्थिति का परिचय देकर अपना काम समाप्त कर देती हैं। उस जानकारी का यदि कुछ सीधा प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ता है और उसकी कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती, तो वह विस्मृति की रद्दी की टोकरी में जा पड़ती है और सदा के लिए समाप्त हो जाती है। कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिनसे निपटना है तो शरीर के अन्य कल पुर्जों को वैसा आदेश मिलता है और तदनुसार हलचल होती है। जैसे पैर में मच्छर काटे तो मस्तिष्क उसके निवारण के लिए हाथ को आज्ञा देता है और वह तत्काल उस स्थान पर पहुंचकर मच्छर पर आक्रमण करता है। ऐसी जानकारियां अपना सामान्य प्रयोजन पूरा करके जली हुई दियासलाई की तरह अपना सामयिक कार्य पूरा करके विस्मृति के गर्त में चली जाती हैं। संग्रह तो थोड़ी सी ही की जा सकती हैं। मस्तिष्क में इतनी जगह नहीं है कि हर घड़ी इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस सभी को अर्जित किया जा सके, तो भी जो महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखे जाने की इस छोटे किंतु सुविस्तृत भंडार में पर्याप्त जगह है। टेप रिकॉर्डर पर कुछ आवाजें अंकित कर ली जाती हैं। इसके बाद वे चुप हो जाती हैं। आवश्यकतानुसार उन्हें उत्तेजित करके फिर से सुना जा सकता है। मस्तिष्क एक प्रकार का टेप रिकॉर्डर है। उसमें असंख्य टेप की हुई घटनाएं स्मृतियों के रूप में अंकित हो जाती है। इसके बाद वे विस्मृत हो जाती हैं, किंतु फिर जब कभी आवश्यकता पड़े उन्हें फिर से उभारा जा सकता है। ये स्मृतियां ध्वनि, चित्र एवं संवेदनाओं के त्रिविध सम्मिश्रणों के रूप में होती हैं। टेप रिकॉर्डर तो मात्र आवाज ही अंकित करता है, पर मस्तिष्क की स्मृति कोशाओं पर दृश्य भी नोट होता रहता है। इतना ही नहीं, जो भाव संवेदना उस समय प्रतीत हुई थी वह भी अर्जित रहती है। समयानुसार यह चित्र धूमिल होते जाते हैं। जैसा 10 दिन पहले की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा सकता है, वैसा 10 वर्ष बाद नहीं हो सकता। तब तक वे अंकन काफी जीर्ण और धुंधले हो चुके होते हैं। अस्तु उनमें से उतना ही भाग याद रहता है जो अंकन के समय अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हुआ था, जिसने अधिक गहरी छाप छोड़ी थी।
यहाँ एक बात और भी जानने योग्य है कि स्मृति अंकन के समय मस्तिष्क की क्या स्थिति थी। इस बात पर भी यह निर्भर करता है कि कितनी गहराई तक स्मरण को नोट किया गया है। उतले अंकन गहरे अंकनों की तुलना में जल्दी ही घट या मिट जाते हैं। कुछ मस्तिष्कों की जन्मजात बनावट ही बहुत भोंडी होती है, वे कामचलाऊ स्मृतियां ही नोट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी शारीरिक कष्ट या मानसिक उद्वेग में मानसिक चेतना बुरी तरह उलझी रहती है या उपेक्षा उदासीनता का दौर रहा होता है। ऐसी दशा में जो जानकारियां मिल रही हैं, वे या तो नोट हो ही नहीं पाती या फिर उन्हें आसानी से उभार सकना संभव नहीं रहता। मस्तिष्क विज्ञानी स्मरण शक्ति का आधार उस विद्युत धारा को मानते हैं जो संवाद वाहिनी तंत्रिकाओं में गतिशील रहती है। न केवल स्मृतियों का अंकन और पुनर्जागरण वरन मस्तिष्कीय संरचना को अपना काम ठीक करने योग्य बनाए रहने में भी इसी विद्युत धारा की प्रधान भूमिका रहती है। विद्युत विज्ञान के छात्र आवर्तनशील विद्युत चक्र रिवर्बरेटिंग सर्किट की क्रिया प्रक्रिया से परिचित होते हैं। नाड़ियों में रक्त परिभ्रमण की तरह कुछ विद्युत धारा भी अपने कार्यक्षेत्र में गतिशील रहती है। इस गति चक्र में कितना विद्युत आवेश और परिभ्रमण में कितनी गतिशीलता है, इन दोनों बातों पर यह निर्भर है कि स्मृतियों का स्थापन कितने समय तक और किस सीमा तक बना रहेगा। यह विद्युत स्वसंचालित और स्वनिर्मित होती है। मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं की संरचना में सोडियम और पोटेशियम के आयन काम करते हैं। उनमें उथल पुथल शरीर के अन्य अवयवों की भांति होती रहती है। उसी सहज हलचल से मस्तिष्कीय विद्युत धारा उत्पन्न होती और अपना काम करती है। यह झीनी तो होती जाती है, पर पूर्णतः अंत उसका तब तक नहीं होता जब तक कि जीव सत्ता का ही पूरी तरह अंत न हो जाए। मस्तिष्क यूं शारीरिक अवयव माना जाता है, पर जीव चेतना का केंद्र संस्थान वही है। जड़ और चेतन का संगम इसी को माना जाता है। शरीर न रहने पर भी मस्तिष्क का सार तत्व जीव चेतना के साथ लिपटा रहता है। मरणोत्तर काल में भी उसकी सत्ता बनी रहती है। भूत प्रेतों को परित्यक्त शरीर के साथ संबंधित घटनाएं स्मरण बनी रहती हैं और वे उस भूत चिंतन के आधार पर ही अपना समय गुजारते हैं। वर्तमान और भविष्य के लिए उपयुक्त साधन उनके पास उस स्थिति में नहीं होते, अस्तु भूतकालीन स्मृतियों का दबाव ही उन पर छाया रहता है। संभवतः मृतात्माओं का नामकरण भूत इसी आधार पर किया गया हो। पुनर्जन्म में कईयों को कितनी ही घटनाएं पिछले जीवन की याद रहती हैं और ऐसे कथन बहुत बार आश्चर्यजनक रीति से सत्य पाए जाते हैं। इतना तो हर किसी के साथ होता है कि भूतकाल के अनुभव एवं संस्कार जन्म जन्मांतरों तक चले जाते हैं। जन्मजात विशेषताओं का ऐसा परिचय भी बहुत बार मिलता है जिनका आनुवंशिकी तथा पारिवारिक परिस्थितियों के साथ कुछ भी तालमेल नहीं बैठता। पूर्वजन्मों की संग्रहित पूंजी मस्तिष्क के बही खाते में जमा रहती है और अपने अस्तित्व के प्रभाव का परिचय नए जन्म में भी देती रहती है। ईंधन न मिलने पर चूल्हा ठंडा हो जाता है। मस्तिष्कीय कोशिकाओं को भी अपना काम सही रीति से करते रहने के लिए ऑक्सीजन का ईंधन चाहिए। बचपन में नई मशीन यह ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध और वितरित करती है। तब मस्तिष्क को भी यह खुराक पर्याप्त मात्रा में मिलती है और बच्चों की स्मरण शक्ति तीव्र रहती है। वे अपने पाठ आसानी से याद कर लेते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, कोमलता घटती है और कठोरता बढ़ती है। फलतः ऑक्सीजन का उत्पादन वितरण घटता जाता है। अवयवों में जो कोमलता बचपन अथवा किशोरावस्था में होती है, वह आयु बढ़ने के साथ घटती जाती है। ऑक्सीजन प्रवाह के मस्तिष्कीय कोशिकाओं तक पूरी तरह पहुंचने में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। फलतः आयु के साथ साथ स्मरण शक्ति घटती है
बुद्धिमत्ता समस्त स्मृतियों के मंथन का निष्कर्ष है। उसकी मात्रा तो बढ़ती है, पर स्मरण शक्ति के संदर्भ में बच्चों की स्थिति की अपेक्षा बड़ी आयु वाले कमजोर ही पड़ते हैं। वृद्धावस्था में रक्तवाहिनियां कठोर पड़ जाती हैं और रक्त संचार उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाता, फलतः मस्तिष्कीय कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण दुर्बल होती जाती हैं। अतः बूढ़े लोगों की स्मृति दिन दिन क्षीण होती जाती है। प्रायः वे अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं तक जहां तहां भूलने लगते हैं। परिचितों के नाम तक याद नहीं रहते। इतने पर भी देखा गया है कि बूढ़ों की भी अपने बचपन या युवावस्था की वे स्मृतियां बिल्कुल तरोताजा रहती हैं, जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते रहते हैं। देखा गया है कि वे अपनी उन स्मृतियों को आए दिन किसी न किसी को सुनाते रहते हैं। उन्हें वह सब कुछ इस प्रकार याद रहता है मानो अभी कल परसों की बात हो। ऐसा इसलिए भी होता है कि नई स्मृतियां समुचित ऑक्सीजन के अभाव में न तो मस्तिष्कीय कोशिकाओं पर पूरी तरह अंकित हो पाती हैं और न उनमें स्थायित्व होता है। ऐसी दशा में नए स्मरणों की भीड़ भाड़ रहती नहीं और वे पुरानी अनुभूतियां निर्गत होकर पूरे मस्तिष्क पर छाई रहती हैं। मस्तिष्क एक दीखता भर है, वस्तुतः वह असंख्य घटकों में विभाजित है। वे पृथक पृथक होते हुए भी परस्पर एक दूसरे के साथ अति घनिष्ठतापूर्वक बंधे हुए हैं और भरपूर सहयोग देते हैं। यह सहयोग जिस मस्तिष्क में जितना प्रखर होगा, उसमें स्मरण शक्ति उतनी ही तीव्र पाई जाएगी। जहां इस सहयोग में जितना अनुत्साह होगा, वहां मंद बुद्धि एवं विस्मृति की शिकायत उसी अनुपात से बनी रहेगी। स्मृति संस्थान के घटकों की तुलना किसी प्रशिक्षित और घनिष्ठ सहयोग अनुशासन अपनाकर चलने वाली सेना से कर सकते हैं। मस्तिष्कीय साम्राज्य को सुसंचालित रखने के लिए कुशल कर्मचारियों की एक कुशल सेना नियुक्त है। इन सैनिकों अथवा इंजीनियरों का नाम है नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं। इनकी संख्या प्रायः 10 अरब कूती गई है। इनकी लघुता देखते ही बनती है। कार्य की महत्ता और आकार की लघुता को देखते हुए ईश्वर की महिमा वर्णन में कही जाने वाली उक्ति अणोर्णियान महतो महियान कठोपनिषद 1 फरवरी 1920 मस्तिष्कतंत्र पर भी पूरी तरह लागू की जा सकती है। तंत्रिका कोशिका का आकार 1 इंच के 1000वें भाग से भी कम होता है और वजन की दृष्टि से वह 1 औंस का 6 खरबवां हिस्सा मात्र होती है। सेना के सभी सदस्यों को यूं पृथक पृथक काम करना पड़ता है, पर उसकी वास्तविक शक्ति सैनिकों के परस्पर मिलकर काम करने में और एक दूसरे के लिए आवश्यक साधन जुटाते रहने में सन्निहित रहती है। ठीक यही पद्धति तंत्रिका कोशिकाओं में काम करती है। उन्हें परस्पर जोड़े रहने का कार्य नर्व फाइबर अर्थात तंत्रिका तंतु करते हैं। इनके इंसुलेशन पूरी तरह इस संस्थान पर छाए हुए हैं और उनमें बिजली के इम्पल्स दौड़ते रहते हैं। यूं प्रत्येक कोशा और तंतु अपने आप में महत्वपूर्ण और अपनी भौतिक विशेषता से संपन्न है, तो भी उन्हें मिलजुल कर ही अपना काम संपन्न करना पड़ता है। उनकी संयुक्त शक्ति से ही विभिन्न मानसिक प्रयास बनते और चलते हैं। इंद्रिय संस्थान से जो कोई सूचनाएं मस्तिष्क में पहुंचती हैं, उनका क्या उपयोग किया जाए, इसका मुकदमा मस्तिष्क मजिस्ट्रेट को तत्क्षण करना पड़ता है। यह अनायास ही नहीं हो जाता। इसके लिए अनेक गवाहों, वकीलों, सबूतों, नजीरों, कानूनों की उसे देखभाल करनी पड़ती है। इस कार्य में तंत्रिका कोशिकाओं में संग्रह हुए अनुभव काम आते हैं। विभिन्न व्यक्तियों की कोशिकाएं पृथक पृथक प्रकार के अनुभव एवं अभ्यास संजोए रहती हैं। इसलिए उनके निर्णय भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही प्रश्न पर लोगों के अलग अलग प्रकार के फैसले होते हैं। यह उनके कोशिका समूह के संग्रहित अनुभवों और अभ्यासों की भिन्नता पर निर्भर रहता है। इन कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह
होते हैं जो परस्पर मिलकर एक प्रकार का काम पूरा करने की दृष्टि से सक्षम और अभ्यस्त होते हैं। ये मंडलियां कभी कभी तो 10-10 हजार कोशाओं की टीम की तरह मिलजुल कर काम धाम करती देखी गई हैं। सभी 10 अरब कोशाएं एक साथ तो काम नहीं करती, पर सामान्य रूप से जो काम होता रहता है उसे भी जब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जैसे यंत्रों से देखा जाता है तो लगता है खोपड़ी के भीतर भयंकर विद्युतीय तूफान उठते और भारी हलचलें उत्पन्न करते हैं। अब तक बने कंप्यूटरों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनमें 10 लाख से अधिक इकाइयां नहीं रखी जा सकी और उनमें से प्रत्येक का संपर्क समीपवर्ती 5-6 के साथ ही जुड़ सकना संभव हो सका है, पर इसकी तुलना में मस्तिष्क की तुलना कर सकना अतीव कठिन है। यो मस्तिष्क एक है और उसके सभी घटक एक दूसरे के साथ पूर्णतः सुसंबद्ध हैं। इतने पर भी विभिन्न मानसिक क्रियाकलापों के लिए छोटे बड़े विभिन्न क्षेत्र निर्धारित हैं और अपने अपने जिम्मे के काम निपटाने में लाखों करोड़ों कोशाएं चींटियों, दीमकों एवं मधुमक्खियों की तरह एकजुट होकर काम करती देखी जा सकती हैं। इनकी क्रियाशीलता न केवल वर्तमान जन्म के द्वारा संग्रहित अनुभवों पर निर्भर है, वरन उसमें वंश परंपरागत अनुभवों और अभ्यासों का भी भंडार भरा रहता है। पशु पक्षियों तथा दूसरे जीव जंतुओं के मस्तिष्क तो प्रायः इन आनुवंशिकी उपलब्धियों के सहारे ही अपना सारा क्रियाकलाप चलाते हैं। मस्तिष्कीय गतिविधियों की प्रत्यक्ष जानकारी को देखते हुए उसे किसी अलौकिक कलाकार की अद्भुत संरचना कहा जा सकता है। वैसा कुछ बना सकने की बात सोचने का साहस ही कौन करेगा। अभी तो उसकी गतिविधियों को समझ सकने में ही बुद्धि हतप्रभ रह जाती है। अनुमान है कि विदित मस्तिष्कीय गतिविधियां बहुत स्वल्प हैं। समूची मानसिक क्षमताओं का प्रायः 7% ही क्रियाशील पाया जाता है। शेष तो अभी अविदित अर्धमूर्छित स्थिति में ही सीलबंद स्टोर की तरह सुरक्षित पड़ी हैं। जो क्रियाशील हैं, वे उस प्रयोजन में काम आती हैं जिसमें सामान्य जीवन की निर्वाह व्यवस्था का संचालन होता है। निर्वाह प्रयोजन तो समग्र जीवन सत्ता का एक छोटा सा अंश है। उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ सोचने और करने को बच जाता है। कभी किसी को उस अविज्ञात को जानने की, निष्क्रिय को क्रियाशील बनाने की और प्रसुप्त को जागृत करने की आवश्यकता पड़े तो उसे इन सीलबंद स्टोरों को खोलना पड़ेगा जो अपने भीतर बढ़ी चढ़ी दिव्य क्षमताएं छिपाए हुए हैं। उच्च अध्यात्म प्रयोजनों के लिए इन्हीं कोष्ठकों को खोलने और उनसे उपलब्ध क्षमता को असाधारण कार्यों में लगाने का प्रयत्न योगी एवं तपस्वियों द्वारा किया जाता है। स्मृति विस्मृति की चर्चा करने की अपेक्षा जागृति और सुषुप्ति के आधार पर विवेचन करना अधिक युक्तियुक्त है। असावधानी, उपेक्षा और अनुत्साह की मनःस्थिति रहेगी तो विस्मृति की शिकायत बनी ही रहेगी। जहां ऐसी कठिनाई अनुभव होती हो, वहां मानसिक पोषण देने वाले आहार का परामर्श देना कोई विसंगति नहीं है। पर अधिक उपयुक्त यह है कि चिंतन तंत्र पर छाई हुई शिथिलता को दूर किया जाए। इसके लिए ध्यान धारणा के सभी उपचार न्यूनाधिक मात्रा में लाभदायक ही सिद्ध होते हैं। उपासना में ध्यान धारणा पर जोर देने के अनेक लाभों, आध्यात्मिक लाभों के अतिरिक्त एक लाभ यह भी है कि उसे करते रहने पर विस्मृति की शिकायत पनपने नहीं पाती। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।